टैक्स बचाने का और टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, मुश्किल में फंसा हो रिटर्न या फिर अब तक अटका हो रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां हम आपकी टैक्स की उलझनों को न सिर्फ सुलझाते हैं बल्कि टैक्स बचाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके टैक्स एक्सपर्ट हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। कोहली साहब, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। और हर बार की तरह कई अहम टिप्स लेकर के ये आते हैं जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लेकिन इससे पहले दर्शकों को बता दूं कि आखिर अगले आधे घंटे तक आपको इस शो में क्यों जुड़े रहना है बेहद जरूरी। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अगर अब तक फाइल नहीं किया आपने इनकम टैक्स रिटर्न तो जल्दी कीजिए, वरना चुकानी पड़ सकती है भारी पेनल्टी। साथ ही जानिए, अगर कंपनी ने हर महीने साल के हिसाब से बराबर टैक्स नहीं चुकाया है तो बाकी बचे हुए महीनों में आपके ऊपर क्या बनती है टैक्स की देनदारी। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इनवॉइस जारी करने के बावजूद अगर ग्राहक ने देरी से किया है पेमेंट तो क्या चुकाना होगा GST। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम मुद्दा वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के कई सारी तारीखों में बदलाव किया, उसको आगे बढ़ाया, कोरोना की वजह से तारीखों में बदलाव किया गया। लेकिन एक तारीख है जो काफी नजदीक आ चुकी है, वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख कारोबारी साल 2018-19 के लिए। जी हाँ, 18-19 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद के सालों के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख है उसको सरकार ने आगे बढ़ाकर 30 जनवरी तक कर दिया है। लेकिन 18-19 की जो तारीख है वो 30 नवंबर है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपकी भी तारीख बढ़ गई है। आप 18-19 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो आपको हर हाल में 30 नवंबर तक फाइल कर देना होगा, वरना आपको बड़ी टेंशन होगी। टेंशन क्या होगी कोहली साहब, आप ही बता दीजिए। 18-19 की रिटर्न देखिए टाइम बार हो जाती है, तो टाइम बार हो जाती है 31। अगर लॉकडाउन ना होता, कोरोना ना होता और सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चल रहा होता तो 31 मार्च 2020 इसकी अंतिम तारीख थी। 18-19 की रिटर्न जो कि आप 31 मार्च 2020 तक फाइल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो सरकार ने बढ़ाते बढ़ाते इसको 30 नवंबर, एक दो दिन बचे हैं, 30 नवंबर तक आपको इसको फाइल करना है। 18-19 की रिटर्न को आपको 30 नवंबर तक करना है। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है लक्ष्मण कि आप फाइल तो कर रहे हैं, इसको हम बिलेटेड रिटर्न कैटेगरी में ले जाते हैं कि आप बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न आप कर रहे हैं। उसकी भी तारीख 31 मार्च थी, वो भी बढ़ा के 30 नवंबर कर दी गई है। पर इसमें यह है कि रिफंड है तो वो डिले होता है, पेनल्टी 234F की लगती है, वो भी लगेगी आपके ऊपर। तो ये स्क्रूटनी में भी आने के कई दफे चांसेस रहते हैं जब आप रिटर्न को लेट फाइल करते हैं। तो ये सभी याद रख लें कि 18-19 की रिटर्न फाइल करने की अब या आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी है, रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है, अब एक दो दिन बचा है। अगर रह गई है तो जरूर फाइल कर दीजिए। अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो ये रिटर्न टाइम बार हो जाएगी। इसका अर्थ यह कि आप इसको फाइल ही नहीं कर सकते। फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब नोटिस इशू करेगा सेक्शन 148 में या कोई और इन्वेस्टिगेशन होती है, तब आपको रिटर्न फाइल होगी और वो आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। इसमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। कोहली साहब, मेरा सवाल ये है कि मान लिया जाए किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, अब बाकी बचे हुए एक दो दिन रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो क्या उनको भूल सुधार करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि रिवाइज रिटर्न फाइल करने की भी तारीख आपको 31 नवंबर ही है। तो गलती होने पे क्या होता है कि अगर आपको 143(1) का एक ऑर्डर आता है, इंटीमेशन जिसको हम बोलते हैं, तो फिर आप उसकी रेक्टिफिकेशन तो फाइल कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन तो लक्ष्मण 4 साल मिलते हैं उसको फाइल करने के लिए, तो गलती का सुधार। पर वो 143(1) का जब आपको इंटीमेशन आएगा, जब एक ऑर्डर पास हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन सेक्शन 154 होता है उसका, उसमें तभी की जा सकती है। वरना कोशिश तो करें ना लक्ष्मण के गलती ना ही हो, पहले ही इतनी देर से फाइल हो रही है तो समय से फाइल हो और ठीक फाइल हो। हाँ, एक जल्दी सा बता दें कि आखिर गलती होने की गुंजाइश कहां कहां होती है, ताकि दर्शक उस मुद्दे पर, उस कॉलम में ज्यादा ख्याल रखें। पैन नंबर की गलती होती है, बैंक अकाउंट डिटेल भरने में गलती हो जाती है, कॉलम गलत भरा जाता है, आप कोई इनकम ओमिट कर जाते हैं, कई बार इनकम हम अदर सोर्सेज नहीं दिखाई, कुछ भूल गए, टैक्स पे नहीं किया वगैरह। अगर मैं गलतियों की लक्ष्मण लिस्ट बनाऊं ना तो शायद बाकी का कार्यक्रम हम गलतियां ही डिस्कस करते रहेंगे, इतनी गलतियां होती है।
तो बिल्कुल जो कोहली साहब ने जो गलतियां मोटे तौर पे बताई हैं, कम से कम उसका ख्याल तो जरूर रखिएगा। और हमारे दर्शक बहुत जागरूक होते हैं और टैक्स गुरु का मकसद भी यही है, जागरूक करना आपको। तो आप बिल्कुल जल्दी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए 2018-19 का, और गलती ना हो इस बात की पूरी कोशिश करिए। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ है रांची से जयंत मंडल साहब, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयंत मंडल साहब नमस्कार, क्या हाल है आपके? मेरा सवाल सर ये है कोहली सर से कि मैंने कुछ फिक्स डिपॉजिट रखा है बैंक में, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल के लिए है। तो मेरा सवाल ये है कि उसका मैं जो इंटरेस्ट पार्ट का इनकम टैक्स होता है वो मैं क्या मैच्योरिटी पे भरूं कि हर साल मुझे जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है उसमें भरना है? और इसी से सिलसिले में मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं अगर इस साल पार्टली भरता हूं तो इस साल मेरा कोई टीडीएस नहीं काटा है बैंक ने, क्योंकि वो कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट से कम आ रहा था इंटरेस्ट अमाउंट, तो उसमें फॉर्म 26A में वो रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा है। और दूसरा है कि फॉर्म 16A भी हमको मिला नहीं है। तो ये मैं ITR फॉर्म 1 में जो समझ पाया हूँ वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भरना है, और उसका कोरस्पॉन्डिंग टैक्स डिटेल्स का एक कॉलम होता है, उसमें भी क्या सोर्स दिखाना है कि नहीं? ये थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है मुझे। पहला आपने पूछा कि ये इकट्ठा इंटरेस्ट दिखाना है, क्योंकि एफडी अगर 1 साल से ज्यादा की है तो देखिए इनकम टैक्स का नियम कहता है कि एक्रूड बेसिस पे दिखाना होता है। इसका मतलब हर साल जो आपकी एफडी पर एक्रू हो रहा है आप उसको कैलकुलेट करके साल ब साल उसको दिखाते जाएं। दूसरा आपने पूछा कि आपके 26AS में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपने कहा थ्रेशोल्ड लिमिट जो 40,000 की, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंतर्गत आ रहा है तो टीडीएस तो कटा नहीं होगा, तो टीडीएस नहीं कटा होगा तो 26AS में वो नहीं आएगा, और इसी कारण से मंडल साहब उसमें आपको फॉर्म 16A भी इशू नहीं होगा। तो ये आप देखें कि क्योंकि टैक्स नहीं कटा है तो आप इसको अपने रिटर्न की कॉलम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएं, जहां पर इंटरेस्ट दिखाते हैं। 26AS की चिंता ना करें, आप एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बिना 26AS के, बिना 16A के, जो भी आपकी बाकी का टैक्स होगा उसके कैलकुलेशन के अनुसार ये इनकम उसमें जुड़ जाएगी, और उस पर टैक्स बनता या नहीं बनता ये बाकी इनकम पे डिपेंड करेगा। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से रमेश पटेल साहब। रमेश जी बताइए क्या उलझन है आपकी? सर नमस्ते सर। मेरा पहला सवाल है कि करंट ईयर में जो टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है सर? और दूसरा पटेल साहब करंट ईयर में आप पूछ लें, और पूछना चाहते हैं पूछ लें आप। और लास्ट ईयर में मेरा छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और लास्ट ईयर मेरा टर्नओवर 4 करोड़ के आसपास था। तो करंट ईयर में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही टीडीएस के बारे में सर, वो जानना चाहता हूँ। देखिए पटेल साहब, पहले तो आपने टैक्स ऑडिट का पूछा, तो टैक्स ऑडिट की लिमिट आप जानते होंगे, शायद इसीलिए आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि अब 1 करोड़ थी बढ़ा के 5 करोड़ कर दी गई, परंतु ये उनके लिए की गई है जिनकी पेमेंट और रिसीट्स, पेमेंट या रिसीट्स दोनों में से कोई एक भी टोटल 5% या उस 5% से नीचे है। अगर 5% से ऊपर कैश के ट्रांजैक्शंस हैं, पेमेंट या रिसीट्स, तो आपके लिए वो लिमिट 1 करोड़ ही है, फिर 5 करोड़ नहीं है। तो ध्यान रखिए, अगर आप कैश के ट्रांजैक्शंस कम करते हैं तो 5 करोड़ आपकी जो 4 करोड़ हो जाएगा। दूसरा इन्होंने एक बात और पूछी, इन्होंने पूछा कि इनको टीडीएस काटना जरूरी है कि नहीं। तो टीडीएस तो पटेल साहब बहुत सारी चीजों पे कटता है। मान लीजिए आप लेबर की पेमेंट्स पे काट रहे हैं तो सेक्शन 194C होता है, उसकी लिमिट होती है। अगर आप उसको किसी और चीज पे काट रहे हैं तो उसकी रेट भी डिफरेंट होता है, जैसे लेबर का रेट 2% 1% होता है। आप किसी और सैलरी पे काट रहे हैं, सेक्शन 192 में कटता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप टीडीएस किस चीज पे काट रहे हैं, पर प्रिंसिपली टीडीएस काटना जरूरी है। अगली बार आप जो पेमेंट्स पे काटना चाहते हैं उसकी लिस्ट लाइएगा, हमसे पूछेगा, हम आपको स्पेसिफिकली हर पेमेंट के ऊपर बताने में हमें बहुत खुशी होगी। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर से संजय जी। संजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बताइए क्या सवाल है आपके? सर मैंने मेरे वाइफ का इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ है 16-17 का, असेसमेंट ईयर 2017-18 का, ठीक है। तो सर उसमें वो रिटर्न डिफेक्टिव हो गया है, बिकॉज वो 139(9) के अंडर में नहीं है, अंडर सेक्शन 139/9 से रिजेक्ट हुआ है। तो वो अभी इनवैलिड करके डिक्लेयर हुआ है। तो मुझे ये कंफर्म करना था कि अगर
ऐसा कोई नोटिफिकेशन है क्या? जैसा 15-16 का नोटिफिकेशन है, ऐसा इनकम टैक्स ऑफिस से मेरे को बोला गया है, लेकिन 16-17 का कोई नोटिफिकेशन उनके पास में नहीं है। तो रेक्टिफाई करने के लिए, मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न रेक्टिफाई करने के लिए कोई नोटिफिकेशन है क्या? या मैं इसका मेरा रिफंड जो है 13,000 का, मैं लेने के लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए संजय जी, आपकी रिटर्न 139.9 में आपने कहा डिफेक्टिव हो गई थी और रिफंड आपका अटका हुआ है, तो देखिए उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और अगर 4 साल के अंदर अंदर आप रेक्टिफिकेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। पर ये देखिए कि क्यों हुआ, क्या हो सकता है आपका जो है रिवाइज रिटर्न गलत गया हो, या रिटर्न फाइलिंग में कोई गलती रह गई हो, बैंक डिटेल भी कई दफे गलत चली जाती है। इसके अलावा और भी बहुत दिक्कतें हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सीपीसी बैंगलोर में आप फोन करें। हम आपको एक फोन नंबर देते हैं 08022546500, 08022546500। सीपीसी आपकी कंप्लेंट को फोन पर शायद रिजॉल्व कर सके।